Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने इंडिगो के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है और आज इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती कर दी गई है। सबसे खास बात यह है कि इंडिगो ने सरकार को अपनी सफाई में इस संकट के लिए 5 कारण गिनाए हैं और ये पांचों ही कारण बहुत हास्यास्पद हैं। इंडिगो ने मौसम से लेकर तकनीकी खराबी और सरकार के नए नियमों को इस संकट के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन एक बार भी कहीं भी अपनी सफाई में यह नहीं लिखा कि उनकी अपनी भी कोई गलती इस बारे में है। इसके बाद हम प्राइवेट कंपनियों की मुनाफाखोरी वाली सोच को आपके लिए डिकोड करेंगे। इंडिगो ने पिछले साल 80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और इसमें से 7,200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। फिर से सुन लीजिए, 7200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया इस कंपनी ने। लेकिन हजारों करोड़ रुपए कमाने के बावजूद यह एयरलाइन 150 पायलट्स नहीं रख पाई। आप सोचिए, आज हम ये बात करेंगे कि क्या मुनाफा इतना जरूरी है। और इसी तरह गोवा में 25 लोगों की जान लेने वाले नाइट क्लब के मालिक हर साल 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने नाइट क्लब्स में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। जानबूझकर ऐसी बिल्डिंग्स में नाइट क्लब बनाए जहां सकरी गलियां हैं ताकि वो किराए का पैसा बचाते रहें। और हम अक्सर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इनके मुनाफे के हिसाब से आंकते हैं कि किस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। फिर स्टॉक मार्केट में उसका शेयर उतना ही ऊपर जाता है और जिसका जितना ज्यादा मुनाफा होता है उस कंपनी को उतना ही सफल माना जाता है। लेकिन असल में यह मुनाफा आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके कमाया जाता है। इसलिए आज इस धोखाधड़ी को जो आपके साथ हो रही है मुनाफे के नाम पर हम एक्सपोज करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि आजकल की जेन जी को शादी से डर क्यों लगता है और आजकल के रिश्ते इतने कच्चे क्यों होते जा रहे हैं कि लोग ना तो शादी के रिश्ते में खुश हैं और ज्यादातर युवा अब शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन आज मैं एक शब्द के साथ डिकोड की शुरुआत करना चाहता हूं और वो शब्द है मुनाफा। आपने भी ये शब्द बहुत सुना होगा। मुनाफा किसी को बुरा नहीं लगता। दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी सिर्फ इस एक शब्द को बार बार सुनने के लिए तरसते हैं। वो सब इसके पीछे भागते हैं। हम किसी भी कंपनी को और किसी भी बिजनेसमैन को सिर्फ इस चीज से आंकते हैं कि वो आखिर मुनाफा कितना कमा रहा है। जो जितना ज्यादा मुनाफा कमाता है उसे उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। लेकिन हम कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि इस मुनाफे के पीछे कितनी बेईमानी छिपी होती है, कितनी बड़ी आबादी को कष्ट देकर, कितने ही लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देकर, न जाने कितने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर इस मुनाफे का हाईवे तैयार किया जाता है जिस पर ये कंपनियां, ये व्यापारी दौड़ते हैं। अपने ग्राहकों को धोखा देकर मुनाफा कमाने वाले 2 लोगों से आज हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। पहला है इंडिगो एयरलाइन और दूसरा है रोमियो लेन नाम का नाइट क्लब चलाने वाले 2 भाई सौरभ और गौरव लूथरा। वर्षों से ही इंडिगो को ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से एक बहुत सफल एयरलाइन होने के बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहे हैं। आप देखिए, सारे पुरस्कार इंडिगो को मिले हैं। इंडियाज बेस्ट सीईओ, इंडियाज बेस्ट एयरलाइन, न जाने क्या क्या। और आप जानते हैं मुनाफा कमाने के लिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा ये लोग अमल करते हैं वो होता है कॉस्ट कटिंग। एक बड़ा फैंसी और शानदार शब्द है कॉस्ट कटिंग।
और फिर वो कहते हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। आप में से जितने बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते होंगे, उन्होंने इस शब्द को सुना होगा कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी अब बढ़ाई नहीं जाएगी या फिर उसमें कटौती कर दी जाएगी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी जाएगी, बाकी जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, ग्राहकों को, उसमें कटौती कर दी जाएगी। यानी कंपनी जो है अपने सारे खर्चों को कम करेगी ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। और ये कॉस्ट कटिंग जो है, यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब देखिए, जो सौरभ और गौरव लूथरा हैं, इन दोनों को भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने सौरभ लूथरा को एक राइजिंग स्टार बताया था। इसी तरह इंडिगो को बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया और वर्ष 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। यहां तक कि इंडिगो के सीईओ को भी वर्ष 2025 में बेस्ट ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ये वही सीईओ हैं जिनसे ये एयरलाइन अब संभल नहीं रही, माफी मांगते घूम रहे हैं सब जगह। उस सीईओ को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है। शायद परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिला होगा, कस्टमर फीडबैक की वजह से नहीं मिला होगा, इस वजह से मिला होगा कि यह कंपनी बहुत मुनाफे में है। इसका मुनाफा साल दर साल बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। कॉस्ट कटिंग लगातार चल रही है, कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। ये खर्चे कम कैसे होते हैं? ये आपकी कीमत पर कम किए जाते हैं। और मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि कल तक हम इन दोनों कंपनियों को एक उभरता हुआ सितारा कहते थे, इन्हें पुरस्कार देते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुनाफा ज्यादा कमा रही थी। लेकिन आज ये कंपनियां, ये लोग, ये चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं और आज सारे देश को ये पता है कि ये मुनाफा असल में जनता की सुविधाओं और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके ये कंपनियां कमा रही थी। तो फिर ऐसे मुनाफे का आखिर क्या फायदा? तो आज जो हमारी सबसे बड़ी मंशा है वो आपको यह बताने की है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा तो कमा लेती हैं, लेकिन ये जो मुनाफा कमाने की इनकी आदत है, ये असल में अपने कस्टमर्स को धोखा देकर, उनकी सर्विसेज को काट कर, उन्हें पहले के मुकाबले कम सर्विस देकर, उन्हें परेशान करके, उनकी जान को खतरे में डालकर तब ये मुनाफा कमाती है। और जब आप किसी एयरलाइन में उड़ते हैं, इंडिगो एयरलाइन में, जब वो अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, मान लीजिए उनके पायलट्स थके हुए हैं, उनके क्रू थके हुए हैं, उनके इंजीनियर्स थके हुए हैं, अपने पायलट से जरूरत से ज्यादा काम करा रहे हैं, तो क्या होगा? कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से नाइट क्लब में जब आप जाते हैं और वहां पर आग लग जाती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि वो जानबूझकर ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां का किराया कम हो, जानबूझकर कम कर्मचारी रखे जाते हैं, जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाया जाता ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, भले ही आपकी जान क्यों ना चली जाए ऐसे ही किसी आग के हादसे में। अब सबसे पहले आपको इंडिगो एयरलाइन की कहानी सुनाते हैं। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है, सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। आज सरकार ने पहले इंडिगो की 10% फ्लाइट्स कम कर दी और डीजीसीए के मुताबिक नवंबर में इंडिगो की हर रोज औसतन 2145 फ्लाइट्स थी। यानी अब इंडिगो की हर रोज करीब 215 फ्लाइट्स कम कर दी गई है। और सरकार का यह कदम अच्छा माना जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने लोगों से जो वादा किया था, उस वादे को सरकार ने एक प्रकार से निभाने की कोशिश की है। और इंडिगो के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई करके सरकार ने यही एक मिसाल देने की कोशिश की है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे, यह काफी नहीं है। सिर्फ 10% फ्लाइट कम कर देना काफी नहीं है। जनता और ज्यादा एक्शन चाहती है, जनता इंक्वायरी चाहती है, जनता ये देखना चाहती है कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया। उस एयरलाइन के सीईओ का, उनके मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल था, ये जनता को पता चलना चाहिए और फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले 8 दिसंबर को इसी शो डिकोड में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने
हमसे खास बातचीत की थी और तब उन्होंने इंडिगो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया था और अगले दिन उन्होंने एक्शन लिया भी है। आज आपको फिर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का वो बयान हम सुनवाना चाहते हैं। कल रात को वो हमारे साथ इसी शो में थे और कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो एक्शन जरूर लेंगे। हमने ऑलरेडी डीजीसीए से बात करी, इंडिगो के ऑपरेशंस को भी हम कर्टेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको सारी सुविधा दे दी, उनके ऑपरेशंस को भी हम कम करेंगे। उसका भी ऑर्डर अभी निकलेगा कि उसके ऑर्डर कम करने के बाद एक तरह से वो उसकी पेनल्टी भी होगी, तो उतने ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए एक ये भी रहेगा कि उनकी फ्लाइट्स की संख्या को आप कम कर देंगे। फ्लाइट की जो रूट्स हैं 2200 रूट्स उनके वो जो शेड्यूल में हैं उसको जरूर हम कम करेंगे। इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। यस। तो कितना कम कर देंगे आप? अभी 2200 है तो इंडिगो के रूट्स कम करेंगे और फिर ये रूट्स किसको मिलेंगे? ये रूट्स हम बाकी को भी देंगे और जैसे ही इंडिगो वो दर्शाएगा कि वो कर पा रहा है तो उसको भी हम वापस उनके रूट्स वो देंगे। तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जरूर इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो इस इंडिगो के लिए ही नहीं बाकी आगे आने वाले समय में भी इस तरह के हालात पैदा ना हो और एयरलाइंस इस तरह की गलती ना करे, उस तरह का एक्शन हम लेना चाहेंगे। जी, तो यहां दूरदर्शन पर डिकोड में हमने सबसे पहले कल रात को ही आपको यह बता दिया था कि एक्शन होने वाला है और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो खुद आए और उन्होंने हमारे दर्शकों को यह आश्वासन दिया था कि एक्शन जरूर होगा और आज से ये एक्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं उसमें कटौती की जा रही है। सरकार को ये लगा कि इंडिगो जितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है इतनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की उनकी क्षमता नहीं है, नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने 10% फ्लाइट्स उनकी कैंसिल कर दी हैं, अपनी तरफ ले ली हैं और ये एक बड़ा एक्शन माना जाएगा। आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के सीईओ और उनके मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों को बुलाया था और उनके साथ एक बैठक की। इंडिगो संकट को लेकर सरकार एक तरफ जहां सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने यह चुनौती भी है कि हालात जल्दी से जल्दी सामान्य हो, सारी फ्लाइट्स टाइम पर जानी शुरू हो जाए। और मंत्रालय ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में अपने बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया है। ये सरकारी अधिकारी खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर ये जांच कर रहे हैं कि हवाई यात्रियों को कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, आखिर जो है कहां कहां पर लूप होल्स हैं, एयरलाइन कहां गलती कर रही है। हालांकि अभी तक हालात जो हैं वो पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। आज फिर से इंडिगो की 422 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर आज भी लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। तो हम आपको फिर से ये कहेंगे कि अगर आप आने वाले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में इंडिगो की फ्लाइट लेकर कहीं आने जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो सोच समझ कर जाइएगा। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ्लाइट टाइम पर है भी या नहीं, उड़ भी रही है या नहीं। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इंडिगो ने डीजीसीए के नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। इस जवाब में सबसे बड़े संकट के लिए इंडिगो ने खुद को दोषी नहीं माना है। यह जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगा। तो सोचिए, इंडिगो ने इतिहास के इतने बड़े संकट के लिए 5 कारण बताए हैं, 5 वजहों को जिम्मेदार बताया है। क्या कहा है? पहली वजह, छोटी छोटी तकनीकी परेशानियां। दूसरी वजह, सर्दियों की शुरुआत के साथ फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव। तीसरी वजह, खराब मौसम की वजह से यह परेशानी हुई, मौसम खराब हो गया। चौथी वजह, एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, पैसेंजर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, एयर ट्रैफिक। और पांचवा, नए क्रू रोस्टरिंग नियम लागू होने से उनकी चुनौतियां बढ़ गई। जो नया नियम आया है सरकार का, उसकी वजह से भी ये जो परेशानी हुई है, ये उसका एक कारण है। ये 5 कारण उन्होंने बताए हैं। आज मैं इंडिगो ने जो लिख कर दिया है वो जवाब अपने साथ मैं लेकर आया हूं और आपको बड़ा मजा आएगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये असल में सोचती हैं कि सरकार को कुछ समझ में नहीं आएगा,
कुछ भी लिख दीजिए। इस देश के जो लोग हैं, जो हजारों हजारों रुपया देकर इनकी फ्लाइट्स में बैठते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है। ऐसा लगता है कि जिसने 5 कारण बताए हैं उसने बाकी सब लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया है, अक्ल सिर्फ इन्हीं के पास है। तो देखिए, ये लिखते हैं कि ये जो है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। दे एट्रीब्यूट द डिसरप्शन टू द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, और ये इसलिए हुआ है जो अनफोर्सिएबल कॉन्फ्लुएंस है। मतलब कुछ ऐसी वजह हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, अचानक से चीजें हो गई, और मल्टीपल चीजों की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर वो कहते हैं, इंडिगो स्टेट्स, इंडिगो कहता है, इट इज रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज और कॉजेज एट दिस टाइम ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वास्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि अभी किसी एक खास कारण को पिन पॉइंट करना हमारे लिए संभव ही नहीं है, हम नहीं बता सकते कि यह क्यों हुआ है। फिर कहते हैं, वी आर सजेस्टिंग मोर टाइम इज नीडेड टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रूट कॉज एनालिसिस। तो अगर विस्तार से रूट कॉज एनालिसिस करना है कि इसके पीछे क्या वजह है, इसके लिए हमें और ज्यादा टाइम चाहिए इस बात की जांच करने के लिए। और जब हमारा RCA, देखिए ये जो शब्दावली इनकी होती है, ये ऐसी होती है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। तो कहते हैं कि जब हमारा RCA कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बताएंगे कि क्या हुआ। RCA क्या होता है? रूट कॉज एनालिसिस। फिर इन्होंने जो 5 कारण बताए हैं, माइनर टेक्निकल ग्लिचेस, माइनर टेक्निकल ग्लिचेस, छोटी मोटी तकनीकी परेशानियां। फिर कहते हैं कि सर्दियों के मौसम की वजह से जो शेड्यूल चेंज हुआ उसकी वजह से ये परेशानी आई। फिर कहते हैं कि एडवर्स वेदर कंडीशंस, मतलब मौसम खराब हो गया उसकी वजह से। फिर आया कि कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया इन द एविएशन सिस्टम, मतलब बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया जिससे हैंडल करना मुश्किल है। और फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड ऑपरेशन अंडर द अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग रूल्स, जो नए नियम आए हैं सरकार के, उसकी वजह से हमें यह परेशानी हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि जब ये नए नियम आए, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, FDTL, जब इसका फेज 2 आया इंप्लीमेंट होने के लिए, तो ये जो एयरलाइन है इंडिगो, ये लगातार उसमें एग्जेम्पशंस मांग रही थी, एक्सटेंशंस मांग रही थी कि अभी हमें इससे छूट दे दी जाए या फिर इन नियमों के इंप्लीमेंटेशन को और ज़्यादा टाल दिया जाए कुछ और दिनों तक। तो ये उस बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब नागरिक उड्डयन मंत्री इनके साथ बैठक कर रहे हैं। सामने CEO बैठे हुए हैं इंडिगो के, और आप जानते हैं जो CEO बैठे हैं ये उस एयरलाइन के CEO बैठे हैं जिसे एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन है, अपने आप को भारत की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बताती है, और इस एयरलाइन के CEO को बेस्ट CEO का भी अवार्ड मिला है। वो CEO मंत्री के सामने बैठकर आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन माफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए हमारे देश के लाखों यात्रियों से, उनके परिवारों से। दिलचस्प बात यह है कि इंडिगो ने FDTL के दूसरे चरण को लागू करने को 5वीं समस्या के तौर पर सबसे आखिर में रखा है, और इससे यह लगता है कि इंडिगो अपने अब तक के सबसे बड़े संकट की असली वजहों को असल में छिपाना चाहता है। इंडिगो अभी भी अपनी आत्मसमीक्षा नहीं कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो एयरलाइन है ये मुनाफा कितना कमाती है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में इंडिगो की एक साल की जो कमाई है, जो इसने रेवेन्यू किया, वो है 80,800 करोड़ रुपए। ये इसकी आय है। 80,803 करोड़ रुपए का धंधा किया एक साल के अंदर, और इसमें कंपनी का मुनाफा है 7,200 करोड़ रुपए। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 80,000 करोड़ का धंधा, 7200 करोड़ का मुनाफा। और यह मुनाफा इंडिगो ने किससे कमाया? यह सारा मुनाफा आप लोगों से कमाया है, इस देश के आम लोगों से, यात्रियों से कमाया। तो फिर अब बहानेबाजी ये क्यों कर रही है?
आज बड़ा सवाल यह है कि 7200 करोड़ का मुनाफा कमाने के बाद क्या यह कंपनी 150 पायलट्स और नहीं अपॉइंट कर सकती थी? 150 पायलट और रखने थे इनको, वही कमी थी बस। और इन्हें इतने साल से पता है कि यह चीज होने वाली है, लगातार सरकार कह रही है, और यह कंपनी 7200 करोड़ रुपए का मुनाफा लेने के बाद भी 150 नए पायलट्स की नियुक्ति नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हें पैसा बचाना है। इन्हें लगातार लो कॉस्ट मोड में रहना है, इन्हें लगातार कॉस्ट कटिंग करनी है। और कॉस्ट कटिंग ये कहां करेंगे? अपने कर्मचारियों की संख्या में, अपनी सर्विसेज में। इनकी जो, अगर आप देखेंगे, इंडिगो की जो सीट है वो लगातार छोटी होती चली जा रही है। पहले थोड़ी बड़ी होती थी, अब और छोटी हो रही है। सर्विसेज और ज्यादा कम हो रही हैं। अब अगर आपको एक दूसरे के साथ भी बैठना है, आपने देखा होगा उसके लिए भी टैक्स लगा दिया था कि अगर आपको एक दूसरे के साथ बैठना है तो अलग पैसा लेंगे, अगर आपको अच्छी सीट चाहिए और उसके लिए अलग पैसा लेंगे, और वो सारा पैसा इनके मुनाफे में जाएगा, लेकिन आपकी सुरक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे। अब एक और आंकड़ा देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफडीटीएल के नए नियमों की वजह से इंडिगो को लगभग 149 पायलट्स की कमी थी। 149 मतलब लगभग 150 पायलट्स, आप समझ लीजिए। अब आप देखिए, औसतन एक पायलट की जो सैलरी होती है वैसे 1.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए प्रति महीना तक कुछ भी हो सकती है। 1.5 लाख से 10 लाख, ये डिपेंड करता है कि वो पायलट कितना तजुर्बेकार है, कितना बड़ा पायलट है, कितना अनुभवी पायलट है। और 1.5 लाख से 10 लाख रुपए महीने की कीमत एक पायलट की होती है, एक सैलरी होती है। अगर एक पायलट की एक साल की औसतन तनख्वाह मैं 1 करोड़ रुपए भी मान लूं, एक पायलट एक साल में 1 करोड़ रुपए, ये औसतन मैं बता रहा हूं, तो इंडिगो को इस समस्या को सुलझाने के लिए 149 पायलट्स रखने में 149 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते अतिरिक्त। यानी लगभग 150 करोड़ रुपए बचाने के लिए इंडिगो ने देश भर के 15 लाख यात्रियों को इतनी तकलीफ दी जिसे वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आप सोचिए, यह सब कुछ 150 करोड़ बचाने के लिए हो रहा था, और वो भी वो कंपनी जो 7200 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। इससे पता चलेगा आपको कि ये यात्रियों को कितने गंभीरता से लेते हैं। आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक बार फिर से माफी मांगी और कहा कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। Dear customers, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. Earlier, we had indicated to normalize between the 10th and the 15th of December. I can confirm now that today, as of December 9th, our operations are fully stabilized, which means flights reflecting on our website are scheduled to operate with an adjusted network. So please continue to check our website for updates. ये जो इस तरह के सीईओज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये बहुत मोटी तनख्वाहों पर आते हैं। इनकी जो तनख्वाहें होती हैं ये वो करोड़ों में होती हैं। बहुत पैसा इन्हें ये कमाते हैं, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि कंपनी को प्रॉफिट में रखना है। कंपनी का जो मुनाफा है हर साल बढ़ना चाहिए, और उस मुनाफे को कमाने के लिए जानते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कॉस्ट कटिंग करते हैं। अपने बाकी सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनकी तनख्वाहों को या तो बराबर बढ़ाएंगे नहीं, या फिर उसकी कटौती करते चले जाएंगे। कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो जाएगी। एक छोटा जो कर्मचारी होता है मध्यम दर्जे का, इस तरह की एयरलाइन में एक व्यक्ति 3-3 लोगों का काम आज कर रहा है। इंडिगो में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो एक कर्मचारी 3 कर्मचारियों का काम कर रहा है। पायलट जरूरत से ज्यादा उड़ान भर रहे हैं। पूरे सिस्टम पर, अपने सारे कर्मचारियों पर इन्होंने इतना जोर डाला हुआ है, उन्हें लगातार काम में झोंक के रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें मुनाफे की अंधी दौड़ में दौड़ना है। इन्हें और ज्यादा मुनाफा चाहिए। इसलिए पायलट्स, जब सरकार ने कहा कि भाई पायलट्स को आराम करने की जरूरत है, पायलट से इतनी ज्यादा फ्लाइट मत उड़वाओ, पायलट्स ज्यादा संख्या में रखो ताकि उनकी ड्यूटी आवर्स कम हो जाएं, पायलट्स आपके थक रहे हैं। इसी प्रकार से
एक इंजीनियर 3-3 इंजीनियर्स का काम करता है। ग्राउंड स्टाफ, एक ग्राउंड स्टाफ 3-3 लोगों का काम कर रहा है, ताकि ये कंपनी के जो खर्चे हैं वो कम होते चले जाएं, ताकि ये जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, सीईओ हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ती चली जाएं और ये बेस्ट सीईओ का पुरस्कार ले लें, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी का मुनाफा इतना बड़ा कर दिया। और ये सब कुछ होता है यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को कट करने के नाम पर। इंडिगो की उड़ानों में अब 10% की कटौती करके सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है। और जब संकट बड़ा होता है तब कई बार फैसले भी बड़े लेने पड़ते हैं, कड़े लेने पड़ते हैं और सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के जो एयरलाइन के संकट होते हैं उसकी वजह से सिर्फ भारत के लोगों को ही परेशानी हुई है। आज मैं आपको सिंगापुर की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। आज से 45 साल पहले वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर दी और इसका असर उड़ानों पर पड़ने लगा। सिंगापुर एयरलाइंस बुरी तरीके से फंस गई, क्योंकि उनके पास जहाज हैं लेकिन पायलट्स हड़ताल पर चले गए, यात्री परेशान हो रहे हैं, एयरलाइन परेशान हो रही है और पायलट्स ने फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया। उस समय सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है ली कुआन यू, और उन्होंने तब सिंगापुर एयरलाइंस के जो पायलट्स की एसोसिएशन थी उनके नेताओं से मीटिंग की और उन्हें चेतावनी दी कि या तो वो तुरंत अपनी हड़ताल खत्म कर दें, और अगर उन्होंने हड़ताल अपनी खत्म नहीं की तो फिर वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो नए पायलट्स को भर्ती करके एक नई एयरलाइन शुरू कर देंगे। इस एयरलाइन को नए पायलट्स के साथ चलेंगे और उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नए पायलट्स रख लूंगा। पायलट्स को समझ में आ गया, वो डर गए और उन्होंने अपनी हड़ताल तुरंत खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नौकरी खतरे में है और ली कुआन यू को ब्लैकमेल करना बहुत मुश्किल है। और इस घटना का जिक्र खुद ली कुआन यू ने किया था। आज आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I gave them a choice. Continue this and I will by every means at my disposal teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. They did as much talking as I did, a lot of them in answer to my questions. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. तो आपने देखा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीधे पायलट्स को बता दिया कि सिंगापुर के लोग और मैं, हम लोग मिलकर आप लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इन सारे हड़ताली पायलट्स को समझ में आ गया कि वो जीत नहीं सकते, वो हार जाएंगे। उन्हें समझ में आ गया कि सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो नए पायलट्स को लाकर इस एयरलाइन को फिर से शुरू कर देगी। तो आप सोचिए कि जब सरकार सख्त होती है तो क्या क्या कर सकती है। और आज सरकार भी जिस तरीके से इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है, ताकि इंडिगो और दूसरी एयरलाइन की दोबारा कभी हिम्मत ना हो कि वो भारत के यात्रियों को हल्का लेने की कोशिश करें, हल्के में लेने की कोशिश करें। ये भारत के लोग, भारत के यात्री, इन्हें महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की जेब के पैसे से ये एयरलाइन चल रही है। ये जो सीईओ साहब हैं, इनकी तनख्वाह भारत के जो यात्री हैं, भारत के लोग हैं, जिस पैसे से वो टिकट खरीदते हैं,
इनकी तनख्वाह उसी से आती है। आज सरकार ने भी यह संदेश दिया है कि एविएशन सेक्टर में जनता के सुरक्षा की कीमत पर मुनाफाखोरी वाली मनमानी नहीं चलेगी और यह एक अच्छी बात है। तो यह मुनाफा पार्ट 1 था कि एक एयरलाइन, जिसे आप सफल एयरलाइन मानते हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए कैसे पायलट्स की संख्या कम कर देती है, कर्मचारियों की संख्या कम कर देती है, सुविधाएं कम कर देती है, सीट की संख्या कम कर देती है, सीट के साइज कम कर देती है, सीट बढ़ाने के लिए सीट का साइज कम कर देती है। और यह सब कुछ होता है यात्रियों को असुविधा देकर, यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालकर। और कोई यह नहीं सोचता कि जब थके हुए पायलट्स प्लेन को उड़ाएंगे तो यात्रियों की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। और यह सब कुछ होता है मुनाफा कमाने के लिए। अब देखिए, इंडिगो के बाद गोवा का जो नाइट क्लब था उसमें आग लगी और उसकी स्थिति भी इंडिगो जैसी ही है। इन दोनों घटनाओं में एक बेहद खतरनाक पैटर्न है और वो है कि दोनों ही घटनाओं में इन कंपनियों ने अपने ग्राहकों से ज्यादा अपने मुनाफे पर ध्यान दिया। दोनों कंपनियों ने ग्राहकों के हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाया, सुविधाओं और सेफ्टी पर पैसा खर्च नहीं किया और ना ही अपने कर्मचारियों की कोई परवाह की। अगर इंडिगो में जरूरत के मुताबिक पायलट्स और क्रू मेंबर्स होते तो लाखों यात्रियों को परेशानी ना होती। और गोवा के उस नाइट क्लब में अगर फायर सेफ्टी सिस्टम्स लगे होते, सारी सुविधाएं लगी होती, इमरजेंसी एग्जिट होता, उन्होंने बिल्डिंग इतनी बड़ी ली होती कि उसमें से बाहर निकलने के कई रास्ते होते, तो 25 लोगों की जान बच सकती थी। और इन 25 में से 20 तो उसी नाइट क्लब के स्टाफ के लोग थे, यानी अपने ही कर्मचारियों की जिंदगी भी उस नाइट क्लब के मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि समस्या का हल क्या है। गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगी उसे सील कर दिया गया है और इसी कंपनी के एक और रेस्टोरेंट और नाइट क्लब के अवैध कब्जे को आज बुलडोजर से तोड़ दिया गया और इसका नाम है रोमियो लेन क्लब। यह गोवा में समुद्र के किनारे बना हुआ है और इसने समुद्र तट पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे आज बुलडोजर से तोड़ने के बाद सील कर दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही है इसका असली इलाज। दिलचस्प बात यह है कि गोवा का प्रशासन अभी तक सोया हुआ था। उन्हें पता सब कुछ था, यह बुलडोजर तो पहले ही चल जाना चाहिए था, लेकिन यह बुलडोजर इसलिए नहीं चला क्योंकि शायद अफसरों ने रिश्वत ले ली थी। और अब जब यह दुर्घटना हो गई तो जैसा हमारे देश में होता है, दुर्घटना के बाद ये सारे लोग जागे होंगे, कुछ लोगों की नौकरियां गई होंगी और तुरंत से ये बुलडोजर न जाने कहां से बाहर आ गया और इसने एक्शन शुरू कर दिया। आज हमारा कहना यह है कि इस देश में न जाने कितने ऐसे नाइट क्लब्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, अवैध कब्जे होंगे, जिन्हें इसी तरीके से गिरा देना चाहिए था, लेकिन नोटों की मोटी गड्डियों की वजह से ये बुलडोजर थमे हुए हैं। अब गोवा के प्रशासन का कहना है कि अगर दोबारा से अतिक्रमण किया गया तो फिर से ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे जो हमको एनक्रोचमेंट मिला है वो हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं। बीच साइड पे, बीच जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द बीच, सो वट एवर एनक्रोचमेंट इज ऑन द बीच वी आर डेमोलिशिंग इट। इससे पहले भी डिमोलिश किया गया, जुलाई में किया था, उन्होंने फिर से बना लिया, फिर से बना लिया। अब आप फिर डिमोलिश कर रहे हैं, फिर से न बना, इसके लिए कुछ ठोस कदम आप... तो हम लोग यही कर सकते हैं कि फिर से बनाए तो हम लोग वापस एक्शन लेंगे। तो कहते हैं कि हमने जुलाई में भी बुलडोजर चलाया था, फिर उन्होंने दोबारा से बना लिया, अब हमने फिर से इसे डेमोलिश किया है, अब दोबारा जब बनाएंगे तो हम फिर से डेमोलिश कर लेंगे। लेकिन जब ये दोबारा से मकान बन रहे होते हैं, बिल्डिंग बन रही होती है, अवैध कब्जा हो रहा होता है, तो उस समय हमारे देश का ये जो प्रशासन है,
ये सरकारी अधिकारी हैं, उस समय कहां चले जाते हैं, ये इनसे आज पूछने का दिन है। गोवा के जिस नाइट क्लब की गलती से 25 लोगों की जान चली गई, उसके मालिक का नाम है, 2 मालिक हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। ये दोनों भाई हैं जो देश भर में रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं। इनकी चेन है देश भर में। इन्होंने दिल्ली में सबसे पहले एक छोटे से कैफे से अपनी शुरुआत की थी। पहले एक कैफे बनाया, लेकिन इस समय देश के 30 से ज्यादा शहरों में इनके रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इनके नाइट क्लब्स चल रहे हैं, और दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से लेकर दुबई तक इनके रेस्टोरेंट्स हैं। और इनके नाम हैं रोमियो लेन, बर्च, काहा और मामाज बॉय। ये नाम मैंने जानबूझकर आपको बताए हैं ताकि आप नोट कर लें कि अगर आप इनमें से किसी भी एक जगह पर जाते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। एक तो मामाज बॉय है, फिर काहा, बर्च, रोमियो लेन, ये नाम है। अगर आप गलती से इन जगहों पर जाते हैं तो हम आपको आज ये मुफ्त की सलाह देना चाहेंगे कि आप मत जाइए, क्योंकि हो सकता है इन तमाम जगहों पर भी इन्होंने लोगों की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया होगा पैसा बचाने के लिए। आप जानते हैं इनका सालाना रेवेन्यू कितना है? 300 करोड़ रुपए इनका सालाना रेवेन्यू है इनकी कंपनी का। हो सकता है कि इनके बाकी रेस्टोरेंट्स में भी सुरक्षा की ऐसी ही अनदेखी की गई हो पैसा बचाने के लिए। अब आप सोचिए, 300 करोड़ का बिजनेस आप कर रहे हैं साल में, और उसके बावजूद आप अपने नाइट क्लब्स में, अपने रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना चाहते। आप ऐसे बिल्डिंग्स में अपने रेस्टोरेंट और नाइट क्लब खोल रहे हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। और जानते हैं ये सब क्यों होता है? ये भी कॉस्ट कटिंग के लिए होता है, क्योंकि इन्हें पैसा बचाना है। कर्मचारी कम रखेंगे, वहां पर आग बुझाने की कोई सुविधा नहीं होगी, बाहर निकलने के लिए मल्टीपल गेट्स नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग ऐसी चुनी होती है जिसका किराया बेहद कम हो, ताकि ये पैसा कमा सके, मुनाफा कमा सके। और इसीलिए अब ये बहुत जरूरी है कि इस कंपनी के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सब का ऑडिट किया जाए, उनकी जांच की जाए। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपना कारोबार तो बहुत बढ़ा लिया, लेकिन जिन ग्राहकों से मुनाफा कमाया उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा। गोवा नाइट क्लब हादसे के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को ये दोनों ही भाई इंडिगो की ही एक फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए। अब गोवा पुलिस सीबीआई और इंटरपोल की मदद लेकर इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया, और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। एलओसीज खोले गए, सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। अब ये भी देखिए कितनी दिलचस्प बात है। इस देश का जो आम यात्री है, आम जनता है, उसे तो फ्लाइट मिल नहीं रही। जिसने भी इंडिगो की टिकट खरीदी है उसे फ्लाइट नहीं मिल रही, या तो फ्लाइट टाइम पर नहीं जा रही, कई घंटे लेट चल रही है, या फिर फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लेकिन इन दोनों भाइयों की किस्मत देखिए, इन्होंने भी इंडिगो की ही फ्लाइट ली, लेकिन इनकी फ्लाइट बिल्कुल सही समय पर उड़ गई। गोवा के बाद अब देखिए कि ऐसे न जाने कितने ही हादसे पूरे देश में इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में करीब 1000 होटल्स और इस प्रकार के क्लब्स हैं। इनमें से 91% के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं 91%। या ये उल्टा कर लीजिए, 1000 होटल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ 9% के पास फायर सेफ्टी एनओसी है। दिल्ली में करीब 350 बैंक्वेट हॉल्स चलते हैं और इनमें 350 में से 75 के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। नियम यह है कि जहां भी 50 या उससे ज्यादा लोगों के बैठने की जगह होगी उसके लिए फायर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवश्यक है, फायर सेफ्टी का एनओसी आवश्यक है। तो आप देख लीजिए, ये तो मैंने आपको एक दिल्ली के आंकड़े बताए हैं। अगर आप पूरे देश में ऑडिट करेंगे अलग अलग बिल्डिंग्स का, और मैं तो यहां ये नहीं कह रहा कि सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स और बैंक्वेट हॉल की ही बात करते हैं, आप
मकानों का ऑडिट करके देख लीजिए, हाउसिंग सोसाइटीज का ऑडिट करके देख लीजिए, आप दूसरे दफ्तरों का ऑडिट करके देख लीजिए, आपको सब जगह यही स्थिति मिलेगी। बड़ी संख्या में तो आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि गलियां इतनी सकरी हैं और जहां सड़कें हैं भी, गलियां हैं भी, उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, गाड़ी वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। अब बात करते हैं आज राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से पिट चुका है और कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार हुई जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का एक भी सबूत देश के सामने दे नहीं पाए। इसके बाद भी राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर अड़े हुए हैं और आज संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। चुनाव में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है SIR, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव सुधारों का समर्थन करने के बजाय वोट चोरी पर भाषण देते रहे और फिर से हरियाणा और बिहार चुनावों में वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने आज भी दोहराया। आज राहुल गांधी के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो चुनाव सुधारों पर देश के सामने अपने विचार रख सकते थे। अगर वोट चोरी होती है तो उस पर देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर वो सबूत पेश कर सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन आज उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। Our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल गांधी के लिए आज मुफ्त की सलाह यही रहेगी कि अगर उन्हें वोट चोरी का मुद्दा उठाना था, ये देश का सबसे बड़ा मंच है, संसद और लोकसभा, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज उन्हें इतना शानदार मौका मिला था, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा तो उठा दिया लेकिन सबूत नहीं दिए। अब आप देखिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबूत भी लेकर आते हैं, कागज़ फाइल न जाने क्या क्या लेकर आते हैं। आज कम से कम वही लेकर आ जाते। सदन के पटल पर अगर रख देते उन सारे कागज़ों को तो ये औपचारिक रूप से सबूत माने जाते, फिर इनकी जांच की जाती, क्योंकि सदन के पटल पर अगर आपने कोई कागज़ पेश कर दिया, कोई सबूत पेश कर दिया, तो फिर ये औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में आ जाएगा, फिर इसकी जांच की जाएगी। असल में आज राहुल गांधी को अपनी वो सारी पुरानी फाइल, वो सारे कागज़, वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आने चाहिए थे और वो देश के सामने संसद में यहां पर रख देते, स्पीकर महोदय के सामने रख देते और कहते कि मैं इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं, आप इनकी जांच कीजिए, ये सारे सबूत हैं वोट चोरी के। अगर वो ऐसा करते तो हम मानते कि वो अपने सबूतों को लेकर गंभीर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो इन सबूतों को लेकर ना तो सुप्रीम कोर्ट गए, ना चुनाव आयोग गए और ना ही यहां लोकसभा में आए। जब सबूत पेश करने होते हैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसलिए आज एक बड़ा मौका था उनके पास और उन्होंने इस मौके को फिर से गंवा दिया, क्योंकि जनता अब बार बार एक ही मुद्दे को बार बार सुनकर, एक ही रिकॉर्ड को बार बार प्ले करके अब जनता भी बोर हो चुकी है। लोग उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। और जो मुफ्त की सलाह है वो ये है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, समय देना होगा राजनीति को। उन्हें सबसे बड़ी बात यह है, सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। उनके मुद्दे सही नहीं हैं, उन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब जाकर उनकी सीटें आएंगी, तब जाकर वो चुनाव जीत पाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करना होगा। ये बिल्कुल सिंपल है।
कोई भी उनकी पार्टी का नेता उन्हें बता सकता है कि संगठन कैसे मजबूत करना है। उनकी पार्टी में ही मौजूद कोई भी नेता उन्हें बता सकता है कि इस देश के जनता के लिए सही मुद्दे कौन से हैं जिनसे जनता उन्हें वोट देगी, और यह उन्हें कोई नहीं बता पाएगा कि मेहनत और परिश्रम कैसे करना है। यह तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का जवाब दिया है और उन्होंने दो बातें कही। पहला, कांग्रेस ने ही देश में सारी संस्थाओं को खत्म किया और संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति के पद को एक रबर स्टैंप बना दिया। और दूसरा, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके रायबरेली से चुनाव जीता था, उसका क्या? आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। तो देखिए, लोकसभा में तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या फिल्म पर भी राजनीति हो सकती है? क्या किसी फिल्म की कहानी पर भी राजनीति हो सकती है? और क्या कोई फिल्म भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? तो एक फिल्म है जो अभी आई है और वो आते ही एक बड़ा मुद्दा बन गई है, और उस फिल्म को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का विरोध करना भारतीय मुसलमानों का विरोध करना है? क्या पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला करके, पाकिस्तान को एक्सपोज करके हम भारतीय मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं? जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो क्या भारत के मुसलमानों को बुरा मानना चाहिए? और ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है धुरंधर, और इसे लेकर आजकल बड़ी बहस हो रही है। धुरंधर पिछले हफ्ते 5 दिसंबर को रिलीज हुई। उसके बाद से एक बड़ा वर्ग इसकी बहुत तारीफ कर रहा है कि ये एक अच्छा सिनेमा है, और इसमें एक सही मुद्दे को लेकर उसका जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो बड़ा रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। लेकिन भारत में ही मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस फिल्म से परेशानी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कुछ लोगों को पाकिस्तान के आतंकवाद की सच्चाई इतनी चुभ क्यों रही है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। तो जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो उसका असर होता है। ये भी एक हथियार की तरह जाकर लगती हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो नई फिल्म है धुरंधर, ये बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के ही पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मार रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को चुभ रही है। इस फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आप सुनिएगा इस डायलॉग को। वो डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और ये बात अब सच साबित हो रही है, इस फिल्म पर लागू हो रही है। भारत का एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अमन की आशा में विश्वास रखता है, जो पाकिस्तान प्रेमी गैंग भी कहलाता है, जो पाकिस्तान से दोस्ती का हिमायती है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता है, वो इस फिल्म से बड़ा परेशान है। और उनकी बातें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनका तर्क है कि धुरंधर एक मुस्लिम विरोधी फिल्म है। उनका दावा है कि इस फिल्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिल्म जहरीली है और पाकिस्तान के बहाने भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग इस बात से भी नाराज हैं कि इस फिल्म में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाई गई है। अब भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें अब किसी भी एंटी पाकिस्तान भावना को एंटी मुस्लिम बताया जाता है, और धुरंधर के साथ भी यही हो रहा है।
ये वो लोग हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की छवि की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर भारत के देशभक्त मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे पाकिस्तान प्रेमी गैंग को भारत पर पाकिस्तान के आतंकवादी हमले भी अब याद नहीं होंगे। ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह मुंबई में 26/11 से लेकर अब पहलगाम में हमला करके भारत के लोगों का खून बहाया। इस फिल्म में 26/11 का हमला दिखाया गया है। इस फिल्म में हमारी संसद पर जो हमला हुआ आतंकवादियों का वो दिखाया गया है। इस फिल्म में कांधार हाईजैक दिखाया गया है। और ये इस तरह के जो लोग हैं शायद भूल चुके होंगे कि पिछले 25 वर्षों में आतंकवाद की वजह से भारत में 22,500 निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन इनकी दलील है कि धुरंधर में पाकिस्तान के खिलाफ एक भड़काऊ कहानी दिखाई गई है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत में आतंकवाद पर एक्शन लिया जाता है तो उसमें कुछ लोग मजहब ढूंढ लेते हैं, धर्म को ढूंढ लेते हैं। और अब इस गैंग ने फिल्मों में भी धर्म को ढूंढना शुरू कर दिया है। अब फिल्में भी पोलराइज्ड हो चुकी हैं। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि धुरंधर मुस्लिम विरोधी फिल्म कैसे है, और वो पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस फिल्म में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रिश्ते को भी बहुत बारीकी से उठाया गया है। और एक और डायलॉग है इसमें जिसमें संजय दत्त जो अभिनेता हैं इसमें वो कहते हैं कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बलोच पर नहीं। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के लोग किस कदर बलोच लोगों से नफरत करते हैं। और फिल्म में भी यही दिखाया कि पाकिस्तान के लोग बलोच लोगों से नफरत करते हैं और कैसे बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। और ये इस फिल्म में दिखाया गया है। भारत के पाकिस्तानी प्रेमी गैंग को ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि ये फिल्म कहानी, अभिनय, म्यूजिक, प्रोडक्शन हर लिहाज से बहुत शानदार है। देखिए, पहले जो फिल्में आया करती थी वो थोड़ी छोटी फिल्में होती थी। उन्हें ये लोग कहते थे तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो फिल्म है इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, और इसीलिए ये फिल्म लगातार टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। अब राजनीति कैसे हो रही है? एक वर्ग है जो ये कहता है कि जब से भारत में मोदी सरकार आई है, फिल्मों के नाम पर लोगों को जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, और ये फिल्म भी एक जहर का इंजेक्शन है। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से राजनीति से लेकर इतिहास और फिल्मों में सच बताने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। इससे पहले तो किसी फिल्म मेकर की हिम्मत ही नहीं थी कि ऐसी फिल्म बना सके। अब मुगलों को महान बताकर उनकी बर्बरता छुपाई नहीं जा सकती, और ना ही पाकिस्तान प्रेमी हुर्रियत नेताओं के लिए रेड कारपेट दिल्ली में बिछाया जाता है। ये नया भारत है जो पाकिस्तान के लिए शांति के कबूतर नहीं उड़ाता, बल्कि धुरंधर की तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर मारता है। और बात रही फिल्म की, तो फिल्म अपनी मेरिट के हिसाब से चलती है। बुरी फिल्म को कोई हिट नहीं बना सकता और अच्छी फिल्म को कोई फ्लॉप नहीं कर सकता। धुरंधर जैसी भी फिल्म है, चाहे अच्छी है या बुरी है, लोग इसे थिएटर में जाकर देखेंगे और खुद तय करेंगे कि उन्हें फिल्म कैसी लगी और फिल्म की जो कहानी है उसमें उन्हें सच्चाई दिखाई दी या नहीं दी। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आजकल की जेन जी को शादी से डर क्यों लगता है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं
रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आपने आजकल ध्यान दिया है कि इन दिनों शादियां कितनी आसानी से टूट जाती हैं, रिश्ते कितने टूट रहे हैं। कई रिश्ते तो शादी से ठीक पहले टूट जाते हैं। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जब शादी होने से ठीक पहले ही रिश्ता टूट गया। दिल टूटने की कहानियां लगातार बढ़ रही हैं और इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी लोग आजकल बहस कर रहे हैं कि आखिर रिश्तों को क्या हुआ है। एक दौर था जब पहले इश्क होता था और इश्क के बाद शादी होती थी। रिश्ते धीरे धीरे बनते थे, समय के साथ मजबूत होते चले जाते थे और शादी को जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आखिरी मंजिल माना जाता था। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग हो चुका है। आज जेन ज़ी के लिए इश्क एक T20 मैच की तरह है। आजकल रिश्ते फटाफट शुरू होते हैं और फटाफट टूट भी जाते हैं और जेन ज़ी के ज़्यादातर युवा लंबे समय यानी शादी जैसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। युवाओं के मन में यह बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये आज की पीढ़ी की सोच, उनका डर और बदलते रिश्तों की हकीकत है। और इसी से एक शब्द बना है जिसका नाम है गेमोफोबिया। देखिए, ये वो शब्द है, आपने पता नहीं इसका नाम सुना होगा या नहीं। गेमोफोबिया ये शब्द आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती है। गेमोफोबिया का मतलब है शादी का डर, कमिटमेंट का डर, और इस डर का हमारी पूरी जेन ज़ी शिकार हो रही है। ये वो पीढ़ी है जिसे बचपन में लव स्टोरीज तो सुनाई गई थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। उन्हें प्रेम कहानियों में धोखा और टूटे हुए रिश्ते मिले। अब सच्चाई ये है कि आज युवा शादी का नाम सुनते ही पहले उसके खतरे और चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में भावनाएं कम और डर ज्यादा है। उनके अंदर इस बात का भय है कि अगर हम रिश्तों पर भरोसा करेंगे तो शायद आखिर में धोखा मिलेगा। आज अगर कोई रिश्ता बिना धोखे के टिकता है तो लोग उनसे कहते हैं कि आप किस्मत वाले हैं। अगर आपको कोई ऐसा कपल मिल जाए जिसका रिश्ता लंबे समय तक चल रहा है, कोई शादीशुदा लोग ऐसे मिल जाएं जो लगातार 20, 30, 40, 50 साल पूरे कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं आप लकी हैं, कितने किस्मत वाले हैं। वैसे दौर कोई भी रहा हो, रिश्तों की नींव हमेशा एक ही चीज पर रही है और वो है भरोसा, ट्रस्ट। और आज के दौर में यह भरोसा एक डायमंड की तरह बन चुका है, जो बेशकीमती भी है और रेयर भी है। कुछ आंकड़े देखिए जो आज के रिश्तों की रियलिटी को डिकोड करते हैं। एक नए सर्वे के अनुसार भारत में 51% लोग मानते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ता महसूस ही नहीं करते। 44% जेन ज़ी का मानना है कि वो अक्सर किसी रिश्ते में होने के बाद भी किसी और से रिश्ता बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। यानी एक पार्टनर है लेकिन अब अगले पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। और यही वजह है कि जेन ज़ी के युवा अब कमिटमेंट से डरने लगे हैं। एक और सर्वे के अनुसार 40% जेन ज़ी और मिलेनियल्स शादी ही नहीं करना चाहते, यानी शादी से डरते हैं और वो गेमोफोबिया के शिकार हो चुके हैं। वर्ष 2025 में शादीशुदा लोगों पर एक सर्वे के मुताबिक 53% लोगों ने माना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या रह चुका है। गेमोफोबिया की कई वजहें हैं। पहला, डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया। इसकी वजह से लोगों के पास हमेशा कई विकल्प मौजूद रहते हैं। आज आप डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया की वजह से किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, इसलिए लोगों के पास विकल्प बहुत आ गए हैं। दूसरा, सेल्फ ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जेन ज़ी रिश्तों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शादी के बंधन से उनकी अपनी आजादी, अपना करियर, अपनी जिंदगी छिन जाएगी। और तीसरा, रिश्तों में जिनका एक बार भरोसा टूटता है फिर वो किसी और को मौका देकर फिर से रिस्क नहीं लेना चाहते। और बड़ी बात यह है कि समय के साथ ये डर बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद अगली पीढ़ी ये भी कहना शुरू कर दे कि उनके लिए शादी जरूरी ही नहीं है। और वो समय ऐसा होगा जब शादी की जो तस्वीरें हैं आप सिर्फ फिल्मों में देखेंगे और सीरियल्स में देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कल जो चाहिए था आज वही नहीं चाहिए और यही समय की ताकत है। नमस्कार।